नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 एक्सप्रेस के इस खास शो में। एक ऐसा मेगा पॉलिटिकल शो जो आपको बता रहा है कि सूबे में विकास की रफ्तार किस गियर में है। जी, मैं हूं प्रदीप डबास और मेरे साथ हैं रेणु कैलाश। आज हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा सीट के लिए, जो 1.5 साल बचा है इलेक्शन में, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रदेश के यातायात और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी। जी हाँ, तो प्रदेश में यातायात की सुविधा क्या है, परिवहन की सुविधा क्या है, और इस आगामी लोकसभा चुनाव में जिसमें बहुत कम वक्त बचा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के मद्देनजर कितना काम हुआ है, जनता इन कामों से कितनी संतुष्ट है और अभी सरकार के पिटारे में जनता को देने के लिए क्या कुछ बचा है, इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का। जी, बहुत स्वागत है मूलचंद जी आपका। बहुत स्वागत है मूलचंद जी आपका। चलिए, तो आइए। MH1 एक्सप्रेस की ये टीम यहाँ पर पहुंची है और सबसे पहले अब एक्सप्रेस की सवारी करेंगे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। चलिए, तो MH1 एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश में कितना विकास हुआ, खासतौर पर परिवहन की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कितना सुधार हुआ है। और मेरे साथ हमारे कार्यकारी संपादक प्रदीप डबास जी भी मौजूद हैं और वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो वायदे जनता से किए गए थे वो कितने पूरे हुए। मूलचंद जी, आप प्रदेश में बसों की व्यवस्थाएं, परिवहन की व्यवस्थाएं देखते हैं। MH1 की इस बस में आपका बहुत स्वागत है। करीब 3.5 साल होने को हैं आपके कार्यकाल को। कितना संतुष्ट है आपको लग रहा है, जो आप करना चाह रहे थे वो सब आप कर पाए हैं या अभी कुछ बाकी है? प्रदीप जी, मैं 2019 में परिवहन मंत्री के दायित्व प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी और जब परिवहन का जो महकमा मेरे को मिला उस समय बस नहीं थी, हड़तालों का दौर था, किलोमीटर स्कीम पे धरने प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहे थे और उससे सबसे पहले हम किलोमीटर स्कीम की बस हमने पहले हरियाणा प्रदेश में लेकर आए और किलोमीटर स्कीम को हमने लागू किया प्रदेश में। उसके साथ साथ जब किलोमीटर स्कीम हुई उसके बाद हम 250 बस एक लेके आए, मिनी बस लेके आए, 809 बस एक लेके आए, 1750 बस अब हम लेके आए हैं, 1250 और टोटल मिला के 2250 बस हम इस 31 मार्च जो गया है, ये मान चलिए 2250 बस हमने इस समय खरीदी और जो आने वाले समय 80% बस हम खरीद चुके हैं और 20% बस ऐसी हैं जो आने में अप्रैल के फर्स्ट सेकंड में आ लेंगे और 2200 बस हम पूरे हरियाणा रोड के बिलों में शामिल कर चुके हैं और 350 व 375 बस जो केंद्र ने हमको दिए इलेक्ट्रिकल बस जो केंद्र की तरफ से हमसे मिला है और किलोमीटर स्कीम वो भी आने वाले 6 महीना में 450 बस वो भी बिलों में शामिल। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बसों को लेके ही विपक्ष आपके ऊपर जो है, जिस तरह के आरोप ये लगते हैं कि आपने जब पहले टर्म की सरकार थी उस समय भी आपने ये कहा था कि रोडवेज, उस समय हालांकि आप मंत्री नहीं थे, लेकिन रोडवेज की बसों का बेड़ा पूरा कर लिया जाएगा। फिर दोबारा सरकार बनी, अब महकमा आपके पास है। 31 मार्च तक आपका भी बयान आया था कि जो है बसों की संख्या पूरी कर ली जाएगी। कब तक लोगों को, क्योंकि कनेक्टिविटी की समस्या है हरियाणा में ये, और एक बड़ा मुद्दा भी है, विपक्ष के लिए भी बड़ा मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष के लोगों का बिल्कुल सत्य था कि 2019 में कोविड आया था, उस समय तो सब अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी थी। उसके आने के बाद हमने 2200 बस ली है और हम 80% बस हम आ चुकी हैं बेड़े में और आने वाले 15 दिन में ये सारी बस पूरी हो जाएंगी। ये विपक्ष का कहना ठीक नहीं है, एक बस नहीं ले पाए हम, पूरी बस आज 5100 बस हमारे बेड़े में शामिल है। आपके लिहाज से पिछले आपके कार्यकाल के दौरान परिवहन व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव हुए हरियाणा में, जिन्हें आप बताना चाहेंगे कि ये प्रमुख बदलाव हैं जो एक लैंडमार्क है हरियाणा के लिए, लोगों के लिए? हरियाणा में बड़ी क्रांति ट्रांसपोर्ट में आई है और क्रांति ई टिकटिंग की शुरुआत हमने हरियाणा रोडवेज में टिकटिंग की। आज तो पैनिक बटन, हम बस में सफ़र कर रहे हैं, मुझे पीड़ा है तो पैनिक बटन दबाएंगे तो जानकारी 112 नंबर थाने में लगी
कि इस बस में परेशानी है, जो हमारा हेड क्वार्टर है वहाँ भी जानकारी मिलेगी, जीएम को मिलेगी। पैनिक बटन का होना, ई टिकटिंग का होना, पेपरलेस करना, ये सब जो क्रांति जो आई है इस समय, और नई बसों की क्रांति, यूरो 6 बस आई है, जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन ना के बराबर होगा। ये क्रांति, इलेक्ट्रिकल बस आना, ये भी क्रांति है ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिकल बस के मिलना। मूलचंद जी, लेकिन अभी भी अगर हम फरीदाबाद की गिनती करें, अगर खासतौर पर अगर हम फरीदाबाद की या गुड़गांव की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में अभी भी इन्हीं का नंबर आता है। उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, या अभी भी जो विकल्प हैं वो पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। और रही बात कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी अभी उस तरीके से फरीदाबाद की अन्य शहरों से नहीं हो पाई है जिसके बड़े बड़े वायदे किए। आप यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं, कई तरह के चेहरे हैं जो यहाँ के प्रतिनिधित्व की बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर जिस पर हम चल रहे हैं, बसें हिचकोली लेती हैं, नाव की तरह सड़कें तब्दील हो जाती हैं बरसात में, सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, कैसे दूर होगी? जहाँ तक जाएंगे आपको कोई बसें, सब RMC रोड है, RMC रोड है, तारकोल की तो रोड ही नहीं छोड़ी हमने, पूरे शहर को हमने RMC में तब्दील किया है। और हमने बम्बे एक्सप्रेस आज जाके देखिए, जहाँ फिरोजपुर महू जाने में समय लगता था, आज 20 मिनट में आप फिरोजपुर झिलका पहुंच जाएंगे। आप बम्बे एक्सप्रेस से निकल के सीधे आप 10 घंटे में आप बम्बे पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में, आने वाले साल में आप यहाँ से चढ़ेंगे सराय काले का 20 मिनट पहुंच जाएंगे। जब यहाँ से निकलेंगे जेवर एयरपोर्ट जाएंगे, मात्र 25 मिनट में जेवर एयरपोर्ट, काम जबरदस्त चला हुआ। हल्की सी बारिश में फरीदाबाद जाम हो जाता है। अगर आपको दिल्ली पहुंचना हो तो जो दूरी आप 25 मिनट में आप तय करने की बात कर रहे हैं सर, उसके लिए मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। ये कैसे दूर होगा? बारिश में तो एयरपोर्ट पे हो जाता है, दिल्ली भी हो जाती है। देखो, प्रकृति से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा प्रयास है सीवर का, पानी का, निकासी का एक प्रयास है, हमने बेहतर करने का प्रयास किया है, पर प्रकृति के सामने सब दोनों हैं। प्रकृति अपना श्रृंगार खुद करती है, बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, या बारिश हो या मौसम हो। पर हमने एक प्रयास किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जितने नेशनल हाईवे, 3 नेशनल हाईवे हमको मिले, बड़ौदा एक्सप्रेस हमको मिला, जेवर एयरपोर्ट का हमको मिला, हम पे एक FMG और मिल रहा, जो अम्मा हॉस्पिटल सीधा बड़ी चौक गुड़गांव नोएडा जाने का काम करेगा, हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने एक्सप्रेस रोड हमारे यहाँ से जो निकल रहे हैं, ये सब अभी तो हुआ है, पहले तो कभी हुआ नहीं। और आने वाले समय धीरे धीरे जो पुरानी जो शहर की जो हालत रही है, समय निकलता हर चीज़ में ठीक करने में। 35 लाख पॉपुलेशन का जिला फरीदाबाद, सारे भारत के लोग रहते हैं, और उद्योग नगरी का क्षेत्र है, सलम का भी इलाका है, सब में थोड़ा समय लगता है। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना ऐतिहासिक विकास हरियाणा में हुआ है, और फरीदाबाद की या गुड़गांव की, जहाँ पॉल्यूशन की आप बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर औद्योगिक क्षेत्र है, समय लगता है हर चीज़ में आने में। और जितना काम चला हुआ है गुड़गांव और फरीदाबाद में, जितना काम चला हुआ है, उसमें कई रोड है, कई रेलवे कॉरिडोर्स है, कई दूसरे रोड बनने हैं, फिर शहर सटा हुआ शहर है, जहाँ पेड़ों की कटाई हुई है, रोडों के साथ साथ नए पेड़ों की भी बागवानी चालू है। पर आने वाले समय में मानता हूँ इस सब चीज़ को हम करने का प्रयास। मूलचंद जी, आपने सारी चीज़ें गिनवाई, लेकिन जो आपके फरीदाबाद में विरोधी दल के लोग हैं या प्रदेश में भी हैं, उनका एक बड़ा आरोप ये है कि फरीदाबाद में आप बिना टोल दिए एंट्री नहीं कर सकते कहीं से भी। एक उनका ये बड़ा है। दूसरा, वो ये कहते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, कि 3 शहर मेट्रो से जुड़े, और वो कहते हैं कि उनके कार्यकाल में 3 शहर मेट्रो से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एक ये सवाल है, और दूसरा टोल का सवाल है। मैं कांग्रेस के मित्रों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे अपना प्रश्न खुद बना कर दिया। जो EDC IDC थी, जो हमारे जो रेट ऑफ रिचार्ज की थी, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, सारा पैसा मेट्रो में हमारे शहर का लगा दिया। जो रोड बनने थे, सीवर, पानी बनना था, ये हरियाणा सरकार को देना था। जो EDC IDC ली जाती है, वो वहाँ के लोगों को विकास के लिए लगता है। सारा मेट्रो में पैसा दे दिया। उन्हें पूछिए, आज इसका पैसा भुगतान हरियाणा सरकार कर रही है, और उनके समय तो फ्लाईओवर बने ही नहीं, रेल हाईवेज बने नहीं, जो बना वो लगे नहीं, और जो बने थे उन पर लगाए। आज मान लो जो जी पॉलिसी केंद्र प्रदेश की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत जो कानून है, कानून अपना काम करेगा।
हाईवे देना, सुविधा देना हमारा काम है, और लोगों को पैसा देने में परेशानी है, पर रास्ता ठीक होना चाहिए। लेकिन टोल की समस्या तो है। फरीदाबाद में आप बिना टोल दिए एंट्री ही नहीं कर सकते। रोड भी है, टोल भी है, टोल बिल बनाए हैं। तो इससे पिछले दिनों एक बड़ी समस्या आई कि गुड़गांव फरीदाबाद जो टोल है वहाँ पे फास्टैग नहीं है। लोगों को 10 मिनट के काम के लिए आधा पौना घंटा लाइनों में लगना पड़ता है। लोगों को एक फास्टैग का एक लाइन खुली हुई है, तो पर लोग लगवाते नहीं है। लगवाते हैं तो चले जाते हैं सीधे निकल के। जो लगवा लेते हैं उनको पीड़ा तो नहीं है, जो नहीं लगते उनको परेशानी रहती है। मूलचंद जी, मेरा सवाल अवैध खनन को लेकर भी है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से अवैध जो खनन माफिया हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उसको रोकने वाले अधिकारियों को कुचलकर मार दिया जाता है, और अवैध खनन इस हद तक बढ़ा हुआ है। लगाम कैसे लगेगी, और अगर लगाम लग रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सत्ता पक्ष से हैं, आप मंत्री हैं, आप कहेंगे कि मैंने काम किया है और काम अभी जारी है, लेकिन ये ख़त्म कब होगा? रेणु जी, मैं आपकी जानकारी में सबसे बड़ी बात नहीं जानकारी दूंगा कि हरियाणा में मात्र 10% काम है। हरियाणा में कोई माइनिंग का ज़्यादा काम नहीं है, शोर ज़्यादा है, काम माइनिंग नहीं है, जीरो है। गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात सारा सुप्रीम कोर्ट से बंद है। फरीदाबाद, पलवल में कोई माइनिंग नहीं, सोनीपत के बाद कोई माइनिंग नहीं। मैंने अवैध माइनिंग की बात की है। मैं उसी लाइन बात करूँगा। जहाँ माइनिंग की बात करते हैं, जहाँ माइनिंग अवैध की बात करते हैं, वैध में भी अवैध कहते हैं। अगर कोई आदमी अवैध माइनिंग करता मिलता, सबसे पहले एनजीटी के तहत उनको ट्रक डंपर को बनता। लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि संरक्षण है ऐसे लोगों को, कोर्ट की तरफ से बंद है, लेकिन ये संरक्षण की वजह से ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। 210 करोड़ पर साल हमने उनके व्हीकलों को बंद किया है, चालान किया है, FIR बंद किया है। और जब इनके ज़माने में जिस मायने की बात करते थे, इनके 10 साल में 1256 करोड़ रुपया, और हमारे नौशहर में 4670 करोड़ रुपया हमने मायने में कलेक्शन किया, काम करा है। आपने ठीक कहा, आपने काम किया, ये कहेंगे तो काम का प्रयास है। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई इस तरह का माइनिंग कोई अवैध करता मिलता है, चोरी का, कानून उसका काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। हमने कोई बचाया हो, कोई बचाने का प्रयास किया हो, किसी को इधर की संरक्षण दे रखा हो, भाई ये करेगा। अगर कोई आदमी इस तरह का मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वैध में हो अवैध में। तो फेक रवाना तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। पर बात ये कि सबसे बड़ा विपक्ष को मुद्दा तो रहा नहीं, विपक्ष से मुद्दा ही नहीं। विपक्ष से कोई काम तो उन्होंने किया नहीं। उनके समय में खनन था, उन्होंने कोई कलेक्शन नहीं की, अपना भतीजावाद, क्षेत्रवाद करते रहे, चलते रहे, लोग खेलते रहे, अपने सब कुछ जीरो जीरो कर दिया। इनेलो यही कह रही है कि विपक्ष सवाल कैसे उठाए। आप अभय चौटाला को तो सदन में बोले नहीं देते, मार्शल बुलाकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। विपक्ष सवाल कैसे खड़े करेगा अगर सदन में उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता? ये आरोप है। नहीं, अभय चौटाला हमारे भाई हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं और पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने हमेशा बात रखी है, और इन बातों को हमेशा सरकार ने, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकार में। अगर विपक्ष कोई बात करता है, उसको गंभीरता से सरकार लेती है। इनकी तरह नहीं है, पूर्व की सरकार में विपक्ष से भी कोई ज्ञान मिलता है। जो काम किए हम लोगों ने करने का प्रयास किया है, और कांग्रेस के मित्रों ने जो बात की, हम सब काम किया है, ये बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई उनके मन में पीड़ा है, कहीं अवैध खनन है, कोई इस तरह का है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई करेंगे। मूलचंद जी, एक सवाल जो विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है, खासकर दूसरी पार्टियां जो आपने मुहिम चलाई थी अवैध बसों को लेके, और आप खुद भी मौजूद रहे थे मौके पे, आपने कुछ बसें पकड़ी भी थी, उसके बावजूद उनका कहना है कि अवैध बसें बंद नहीं हो पा रही हैं। क्या वजह? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमें लोगों को सुविधा देनी है, और लोगों को हमने बसें पूरी की हैं, और हमने अवैध बस जितनी चली थी, हर एक का हमने चालान किया। एक बस का 50,000 रुपये चालान होता बनता ही, और हमने सब बसों को पकड़ कर उनके चालान किया, और चालान करके उनको बंद भी करने का काम किया। उन्होंने अपना काम किया, फिर बसें पकड़े, फिर चालान करते। ये तो कोई नहीं हो सकता भी काम नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी क्रिमिनल आदमी है, कोई चोरी करता हो, तो वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। कि किसी चीज़ को हमने कह दी ये सब कुछ हो, मैंने कभी नहीं कहा सब कुछ ठीक हो, पर मैंने ये कहा हमने उन पर लगाम लगाने का काम किया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने SIT टीम गठित करके सारी चीज़ करके हमने
एक विजिलेंस की टीम लेके हम इन सब पे लगा लेंगे काम किया। दो सवाल और हैं, ये हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो शाम 5 बजे के बाद मूलचंद जी, या 6 बजे के बाद, चाहे आप बल्लभगढ़ ले लीजिए या हरियाणा की कोई भी विधानसभा ले लीजिए, गांव से रोडवेज की कनेक्टिविटी लगभग जीरो हो जाती है, बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाती है। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि जो गांव से बच्चे शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं कॉलेजेस में, अक्सर देखा है वो बस पे लटक के आ रहे हैं, या उनके लिए बस की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने की वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। जी, और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी मूलचंद जी, खासतौर पर छात्राओं के लिए अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा कि कई जगहों पर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन अभी दूर दराज के गांव के इलाके ऐसे हैं, लड़कियां बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं, दूर दूर थोड़े कॉलेज है, अगर वो बस से यात्रा करना चाहें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक तो कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, बसों की संख्या अभी भी काफ़ी कम है, और दूसरा है कि बसों में इस तरह, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, कि लटक कर यात्रा करना छात्र हो या छात्रा हो दोनों के लिए काफ़ी जोखिम भरा काम है और बहुत मुश्किल है। खास तौर पर मैं छात्राओं के संदर्भ में अगर बात करना चाहूँ, इसे कैसे ठीक करेंगे? मैंने जी और प्रदीप ने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका प्रधानमंत्री ने पानीपत में शुरुआत की थी, और हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री का, हमने बेटी जितनी कॉलेज जाएंगी हमको 600 बज देंगे, और हमने सभी कॉलेजों से सबसे डाटा मांगा है, आप रूट बता दें किस बस से कितनी बसें चलेंगी, हम पे बसें प्राप्त हों, और बसों की आज हम पे कोई कमी नहीं है, बस हम पे कोई नहीं है। हम चलाएंगे जहाँ से, जिस एरिया से चलाएंगे हम वहाँ से बस चलाएंगे, बेटियों को या बच्चों को, और जिनको पास बनाना वो अपना पास बना के अपना महीने का पास बना, वो अपना अपने जहाँ हेड ऑफिस जहाँ सुविधा है वहाँ से पास बना। और बेटियों के लिए फ्री बस हमने दी है, तो बेटियों को उस रास्ते निकालेंगे। जहाँ आपने कहा कि बसों की पर्याप्त मात्रा, हम पे पर्याप्त मात्रा है, हम पे पर्याप्त मात्रा है। हम बसों की, आज हम पे शाम की बात कही प्रदीप जी ने, आज बिल्कुल ठीक है कि उस समय बसें नहीं थी और हम नाइट स्टे नहीं करा पाते थे, आज हम पे पर्याप्त बसें। आज हम पे कोई रूट हरियाणा में, हम आने वाले समय में कोई रूट ऐसा नहीं रहेगा, अहम रूट, जिसके लिए कोई आदमी शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे बचना हो। हम पे बसें भी हैं और हम पे कंडक्टर ड्राइवर भी प्राप्त हैं। अगर कोई नहीं हुआ, कौशल विकास हमारे पास है, तो वहाँ से ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब बसों में कोई परेशानी है ना, शाम की परेशानी है। हमने सभी जिम का है, जिस रूट पर ज़्यादा बस है, सवारियाँ हैं, उस पर ज़्यादा बस चलाने का। कोई एक काम मूलचंद जी आपके जहन में ऐसा है जिसको लेके आप बहुत मतलब चाहते हैं, इस 3.5 साल में आपने प्रयास भी किए हों, आप चाहते हैं कि ये काम तो मैं अपने कार्यकाल में करूं, ताकि लोगों के लिए हमेशा के लिए एक ऐसी सुविधा बन जाए तो वो उनको एक राहत मिलती रहे हमेशा? कोई एक ऐसा काम जो आपके मन में हो लेकिन अभी तक नहीं हो पाया? विधानसभा या प्रदेश में? आप विधानसभा भी और प्रदेश भर में आप मंत्री भी। पूरे प्रदेश में हम सारे जितने जितने बस स्टैंड हैं, हम सबको सुंदर बना रहे हैं, और 5 हम पीपी मोड पे सुंदर बना रहे हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत रायगढ़, अब 5 बड़े पीपी मोड बना रहे हैं, और सभी ई टिकटिंग का एक बड़ा काम है, कभी होने वाला नहीं। इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत हमने की है, वो बसों की शुरुआत हमने की है। और जहाँ ट्रांसपोर्ट में है, ट्रांसपोर्ट में इन जो काम है, बसों की बहुत लंबे समय की मांग थी। बस कभी कहते, मुझे आज भी लोग कहते, शर्मा जी 1 साल में इतनी बस कभी नहीं खरीदी जितनी आप लोगों ने खरीदी। इतनी बस का जो भारी जो ट्रांसपोर्ट और बेड़ा शामिल हुआ बसों का, ये कभी नहीं हुआ। और इलेक्ट्रिकल बस की भी एक क्रांति है, जिसकी शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि अगर ट्रांसपोर्ट हो, और इस क्षेत्र में जहाँ से आप चल रहे हैं, कि मुख्यमंत्री ने अभी 250 करोड़ का एलिवेटेड पुल है। अब जब आएंगे इधर निकलेंगे, आप जेवर एयरपोर्ट के लिए जाएंगे, आप यहीं से चलेंगे और सीधा एलिवेटेड पुल ऊपर से निकल के सीधा जेवर एयरपोर्ट एंट्री करके आप जेवर पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल शो है मूलचंद जी, और राजनीति की बातें तो होना ज़रूरी है। फरीदाबाद को एक ऐसा ज़िला बीजेपी के लिहाज से माना जाता है कि यहाँ कई बीजेपी है, यहाँ कई बीजेपी है, यहाँ बीजेपी आपस में भी लड़ती है, यहाँ बीजेपी मिलके भी लड़ती है। वो जो एक परसेप्शन लोगों के मन में बना हुआ है अलग अलग बीजेपी के तौर पे फरीदाबाद में, उसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे? नहीं, अपनी अपनी नज़रिया है।
मैं जिस नज़रिया देखूँ बीजेपी एक है। बीजेपी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी का जो संगठन कहता है वही तय होता है। मैं क्या सोचता हूँ, दूसरा क्या सोचता है, वो अलग बात है। बीजेपी का संगठन सबसे बड़ा है और एक ही पार्टी है। कोई कम चला लेता है, कोई ज़्यादा चलाता है, इतनी बात है। तो बीजेपी में ना कोई फूट है, ना कोई दूसरा दल है, ना कोई अलग बीजेपी है। बीजेपी एक ही है, एक ही बीजेपी पार्टी है। मूलचंद जी, लेकिन आपने कहा ना कि किसी की कम चलती है, किसी की ज़्यादा चलती है। ज़्यादा किनकी चलती है और किनकी नहीं चलती है और किस वजह से? जैसे मैं चला लेता हूँ जी, आपकी ज़्यादा चलती है। हम चला लेते हैं, जी। चलती नहीं चला लेते हैं। जी, चलती क्यों नहीं है? मूलचंद शर्मा की क्यों नहीं चलती? नहीं, जो काम होने वाले हो जाते जी, हैं। जी। कई बार काम नहीं होते, हाँ, रुक पाते हैं। कई बार कहते हैं कि भाई यार ये हुआ नहीं, हम क्या होगा, ठीक होगा तो कराएंगे, अरे होगा रहेगा। तो इस तरह से काम आदमी का यही है। आदमी सबके लिए कोई काम है, आम व्यक्ति के लिए भी बीजेपी सबके लिए काम करके अच्छे तरह। यानी कोई काम ना हो तो मूलचंद शर्मा अड़ जाते हैं आला कमान के सामने भी। जी, मेरा अड़ने का विषय नहीं है। मेरा विषय है कि आम आदमी जो काम है, जो होना चाहिए, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कराना चाहिए। सब कराते हैं, मैं नहीं कराता, सब कराते हैं। मैं थोड़ा वजीर होने के कारण थोड़ा फालतू है तो लोग विधायक अपने क्षेत्र में, मैं हरियाणा में थोड़ा घूम लेता हूँ, ये कारण है। तो अपने अपनी बात सब चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी भाई दो बीजेपी की पार्टी है अलग अलग चलती है, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में 1 साल बचा है और 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है, करीब करीब 1.5 साल बाद। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट की, आपकी सीट की बात करें तो मूलचंद जी, क्या ऐसी उपलब्धि है जिसको लेके आप लोगों के बीच में जब दोबारा जाएंगे जिसको आप गिनवा पाएंगे? आप गूगल से निकालना 2014 का बल्लभ। जब गूगल से निकालोगे 14 का बल्लभ में आपको सारा शहर में पानी के छोटे छोटे टापू, पानी के भरे कॉलोनियों में, और मेरे बल्लभ में 100 कॉलोनी है, 7 सेक्टर हैं, 8 वाड़े हैं, 3 गांव हैं जो कॉलोनी है। और जब कॉलोनियों का जब 14 के देखेंगे, पानी, सीवर, लोगों की चलने की हालत सारा पूरा दिखेगा आपको। आज जाकर देखिए पूरे शहर में ना कहीं पानी का टापू मिलेगा, ना कच्ची रोड मिलेगी। रोड भी आरएमसी मिलेगी, सीवर, पानी, सड़क। और 4 हमने स्कूल बनाए हैं +2 के, कोई 12 करोड़, कोई 14 करोड़। 2 कॉलेज, एक कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, एक मिनी सेक्रेटरी बनाया है, एक ऑडिटोरियम बनाया है, एक इंडोर स्टेडियम बनाया है, 14 ब्याह की शादी के समुदाय पर बनाए हैं, तो 2.5 करोड़ की, 3 करोड़ की लागत है। जो हमारा प्रयास था, हमने प्रयास किया है और काम कभी खत्म नहीं हुए। कोई कहते सब कुछ खत्म, ना, कभी खत्म नहीं हुए। हमारा प्रयास था। 14 का बल्लभ देखो, आज 23 का बल्लभ देखो, और लोग बता देंगे आपको भाई पहले क्या हुआ, क्या होता था, क्या नहीं है। मैं ज़्यादा विवाद में नहीं, काम सब करते हैं, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर काम किया। आपने कहा कि स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए। मूलचंद जी, विपक्ष का आरोप ये है कि स्कूल कॉलेजेस तो खोले जा रहे हैं लेकिन उतने ही ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बनिस्बत ऐसे कॉलेजेस या स्कूल जिनको मर्ज किया जाना चाहिए उनको भी सरकार बंद कर रही है, ऐसा क्यों? नहीं, जहाँ बच्चे नहीं हैं, अब हर युग बदलता है। पहले शुरुआत हुई थी, स्कूल में हुई थी, गाँव में बच्चे, व्हीकल हो गया, लोगों का आवागमन हो गया, लोग शहरीकरण में चले गए। कई स्कूलों में टीचर, बच्चे ही नहीं है, टीचर क्या करेंगे? जहाँ बच्चे ही नहीं है उन स्कूलों का लाभ भी क्या है, और जहाँ है तो दूसरी मर्ज कर दिए। हर चीज़ की चेंज, हर चीज़ की क्रांति, हर चीज़ का बदलाव होता है। ये बदलाव जो आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने किया है, इस बदलाव पर आने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर से विश्वास करेगी। आप कितने आश्वस्त हैं? नहीं, मेरा ये नहीं कि हर आदमी, जो लोग राजनीतिक लोग हैं उनका अपना कहना हो सकता है, और लोगों का तो फिर प्रदेश में 2024 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री 2024 से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री। और मेरे आंकड़े को याद रख लेना, ब्राह्मण तो मैं नहीं हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था 14 में भी, वैसे लोगों ने ऐसा बस में इंटू चल रहा था, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। हरियाणा के लोग इसलिए मत देंगे, हरियाणा में कभी नौकरियों की बोली लगा करती थी। जेबीटी मास्टर थे एसएस की, जेबीटी ले लो, थानेदार ले लो, एसआई ले लो, डीएसपी ले लो, ईटीओ ले लो, डीटीओ ले लो। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बोली बंद। आज नौकरी मिलेगी तो योग्यता के आधार पर।
उस बेटी को नौकरी मिलेगी जो पढ़ी लिखी मिलेगी, जो योग्य होगी, जो मेरिट होगी। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े अभी भी दर्ज नहीं है पोर्टल पर, वो नहीं दिए गए हैं मूलचंद जी। नहीं, बेरोजगारी के आंकड़े में मानता हूँ, हमको आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हमें रोजगार देने वाला बनाना है। कौशल विकास मेरे पास रहा, मुख्यमंत्री है, हमें लोगों को सक्षम बना, काम देने वाला बनाना है, तो लोगों को काम दे, लोग अपना कारोबार चलाएं। ये नहीं कि नौकरी 3.25 लाख नौकरी, कितने नौकरी दे पाएंगे। हमने चाहे एग्रीकल्चर हो या दूसरे हो, कौशल में हो या इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, बिल्डर हो, इस सब में हमें काम दे, सक्षम करना, लोगों को काम देने वाले बने। एक आखिरी सवाल ये है कि बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए और क्या योजना आपके पास ऐसी है जिससे लोगों को थोड़ी राहत और मिले? नहीं, मेरा तो आने वाले समय में मैं धन्यवाद तो मुख्यमंत्री को करूँगा कि मेरा भी सबसे पहले 250 करोड़ का जो एलिवेटेड किया है इस बजट में, सबसे पहले एलिवेटेड को जाम मुक्त करना। एक आने वाले समय में एक बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे कि अभी तो मेरा 15 एकड़ में वीटा का प्लांट चला हुआ है, उसे खाली कराऊंगा, उसे देहात में भेजूंगा। देहात में मेरे 15 एकड़ में एक हॉस्टल बनाएंगे और बच्चों का खेलने का स्टेडियम बनाएंगे, पर होगा जब वो 15 एकड़ में खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरे पे जगह नहीं है। शहर में मेरे पे 1000 गज जगह भी नहीं है, गांव भी नहीं है कोई। मैं ये समस्या है कि मैं तो ज़मीनें खाली करा के लोगों को कहीं समुदाय भवन बनाए हैं, कभी मिनी सेक्रेट बनाया है, ऑडिटोरियम बनाया है, इंडोर स्टेडियम बनाया है। तो मेरा ही मानना है कि आने वाले समय बल्लभगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो हमें देने। इस हाईवे पे खड़े हो, कभी ये चला भी नहीं करते थे, ये जाने में पलवल में 1-1 घंटा लगता था, अब तो 15 मिनट पलवल पहुँच जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं वो जनता तक ऐसे ही पहुंचे जैसा आप सोच रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने के लिए और MH1 एक्सप्रेस में सवार होने के लिए। तो MH1 एक्सप्रेस में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार पर जनता उतना ही भरोसा जताएगी, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा और जो काम पहले की सरकारों में नहीं हुआ वो वर्तमान सरकार कर रही है और मौका मिला तो आगे भी करती रहेगी। MH1 एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।